बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो नॉवल में स्टडी करूंगी वो है अजब। तुम्हें पता है मैं ऐसा हूं ही नहीं। सेब के सलीके से कटे हुए कश को सलीके से मुंह के अंदर रखते हुए दानियाल ने अपने मखसूस अंदाज में गोया हुआ था। झूठ बोलते होकर हो करते तो होगे बात। फरमा ने आंख मारकर शाह से कहा। वो दानियाल को छेड़ रही थी कि वो माहम से बात करता है। नहीं, मेरे पास उसका नंबर तक नहीं है। मुझे ऐसे रात रात भर फजूल में जाग जाग कर बातें करना इंतहाई एक बेवकूफों वाला काम लगता है, दानियाल हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। और फिर सुबह ऑफिस में जाकर सही से काम ही ना कर पाऊं। बड़े अंदाज से कंधे चुकाकर होंठों को बेन्यायी से बाहर निकालते हुए कहा। बड़ी बात है जनाब। फरवा ने शाह से कहा, बेयकीनी में कहकर लगाया था। ना करो यकीन, तुम खुद ही इसे फोन करो और पूछ लो कि माहम बासत तुम्हें कभी दनियाल फरासत की काल आई, खुद बताएगी तुम्हें वो। दानियाल ने फिर से सेब का कश मुंह में रखा। वो खुद को भी कौन सा बात करनी चाहती होगी मुझसे, जबरदस्ती तो बेचारी की शादी हो रही है मुझसे। वो तो शुक्र करती होगी कि मैं फोन नहीं करता इसे। फरवा नहीं में सर हिलाती हंस रही थी और वो दिल में सोच रहा था कि जबकि होंठों पे एक तंजिया सी मुस्कुराहट थी। उफ, थक गई हूँ अब तो। माँ ने रूहानी शक्ल बनाकर कोई हजारों दफा कमरे का जायजा लिया। जितना खूबरू दानियाल फराज खुद था, इसके कमरे की हर चीज भी उसके सलीके और जौक के मुताबिक थी। हर चीज तरतीब से पड़ी थी, साफ सुथरा कमरा था। अचानक उसे अपना कमरा याद आ गया। इसे तो कोई चीज भी तरतीब से रखने की आदत ही नहीं थी। वो तीन भाइयों के बाद बड़ी मिन्नतों मुरादों अम, पर गाई इकलौती बेटी थी। मुरादों पर लगाई नहीं, ये समझ आ रही है क्या लिखा हुआ है। मिन्नतों मुरादों पर अल्लाह ताला से मरातों पर लगाई अकलौती बेटी थी अपने माँ बाप की। लाड़ में पली थी, बेतरतीबी, सुस्ती, लापरवाही इसमें कूट कूट कर भरी थी। इतने भारी लहंगे में और इतने भारी जेवर के साथ इतना मेकअप किए वो सब कब से बेड पर बैठी दानियाल के कमरे में आने का इंतजार करी थी, और वो तो कि आने का नाम ही नहीं रहा था। अपनी कमर के पीछे इसने तकिए दुरुस्त किए थे जो चूड़ियों की खन से पूरा कमरा गूंज उठा था। सुर्ख रंग के बारीक काम वाले लहंगे में वो गजब ढा रही थी, लेकिन जिसके लिए ढा रही थी वो तो आ ही नहीं रहा था। अम्मा की पसंद जो ठहरी, माम का दिल एकदम से डूबा था। जो भी था, जब से निस्बत तय हुई थी तब से दानियाल के नाम पर भी दिल धड़क जाता था। और निकाह के बाद जब भी पूरी तरह उसकी बनकर कमरे में बैठी थी तो दिल और भी इसकी मोहब्बत में सरशार हो रहा था। पता ही नहीं चला कब उन्हें इन्हीं सोचों में गुम उसकी आंख लग गई थी। नहीं, तुम अपने मशरे अपने पास ही रखो, दानिया ने कहकर लगाते हुए पास खड़े आजा से कहा। वो कब से दोस्तों में गिरा बैठा था। आजर और फात तो जाने ही नहीं दे रहे थे। अभी हमारी जहनी हम आहंगी नहीं, और मैं जाते ही इस पर शोर का हक जताता हूँ। अभी तो पता नहीं वो इस जबरदस्ती के रिश्ते को कबूल भी कर भी पाई है कि नहीं। दानिया ने सबके मशरों को बलाए ताक रखते हुए सोचा। बड़ी मुश्किल से रात के 2 बजे के करीब उनकी महफिल इख्तिताम को पहुंची तो वो नाजिश के पास आया था, जो इसको देखते ही अलमारी से कुछ निकालने लगी थी। दानियल बेटा, ये एक लंबी सी मखमली सुरख डब्बियां उन्होंने दानियल के हाथ में थमा दी थी। ये क्या है? दानियल ने उल्ट पलट करके ना समझी के अंदाज में उसे देखा था। दुल्हन को देखना देना है, ये इसे मुंह दिखाई कहते हैं। नाज ने हल्की सी चीख लगाई थी और नजर बढ़कर उसे देखा था। स्याह शेर में वो नजर लग जाने की हद तक दिलकश लग रहा था। जी अच्छा, दानिया ने बड़े मुअद्दब अंदाज में कहा और नाज के गले लगाया। अब जाऊं या कुछ और भी है देने को? मुस्कुराहट दबाते हुए कहा, जबकि आंखों में शरारत भरी थी। वो जितना भी मजबूत मन ले, इसके दिलकश शराबे ने आज से अंदर से हिलाकर रख दिया था। इसको हाथ पकड़कर जब स्टेज पर चढ़ाया था तो वो जो एक नजर पर डाल बैठा था और वो रूह में ही कहीं गड़ गई थी। अब जब कमरे में जाना था तो दिल बेवजह ही बेतरतीब हो रहा था। नहीं जाओ। नाज ने आंखों के नम कोनों को साफ किया और शाह से चीज इसके कंधे पर लगाई। हल्की दस्तक की आवाज के बाद उसने कमरे का दरवाजा खोला था। खुशबुओं से महकते कमरे में बेड पर वो नीम दराज थी। वो जो कितनी ही अल्फाज तरतीब देते हुए अपने कमरे में आया था, सबके सब जमीन बोस हो गए थे और वो इसका इंतजार करते करते सो चुकी थी। आस्ते से चलता हुआ वो बेड के बिल्कुल करीब आया था। वो अपने होशरुबा हुस्न समेत बारी पलकों वाली आंखें मूंदे सुकून से सो रही थी। माथे पर लगी बिंदियां एक तरफ को लगी थी। मसनूई खांसी की बात पर भी वो टिस से मिस नहीं हुई थी। इतनी गहरी नींद सोती है क्या? अब इसको उठाना कैसे है वो, या फिर सोते रहना देना ज्यादा बेहतर है। थक भी गई होगी। दानिया ने आगे बढ़कर इसके तकिए को दुरुस्त किया था और वाकई बहुत गहरी नींद में थी। वो वॉशरूम से बाहर निकलने के बाद भी शीशे में इसकी अकस को बारहा देख रहा था। माम खबरदार जो गई बाहर, टांगे तोड़ दूंगी। अच्छा भला आया, रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। शाजिया ने आगे बढ़कर जोर से बाजू दबोचा था माम का। उफ अम्मी, तकलीफ से करा गई थी वो। तो निकले मेरी बिला से। अजीब इंसान है, जाना पहचान नवाब अभी से शोहर बन बैठे हैं। गुस्सा अभी भी नापर था। ये दोबारा से आई थिंक शुरू हो गया।
जी, लहंगा बेड पर फैला पड़ा था। दानियल कमर पर दोनों हाथ रखे पुरसोच अंदाज में बेड के पास खड़ा था। फिर इसके लहंगे को धीरे से एक तरफ समेटते हुए बिल आखिर वो अपनी जगह बना ही चुका था। आज पहली दफा जिंदगी में इसके अलावा एक और जीरो इसके कमरे में मौजूद थी, इसकी शरीके हयात, जिसको इसकी ही पसली से पैदा किया गया था। इसके वजूद से उठने वाली बीनी बीनी सी खुशबू दिल को बेताब कर रही थी। अब वो बाजू को फोल्ड किए अपनी हथेली पर सटका इस दिल के वजूद को देख रहा था जो इसका था पूरे का पूरा, पर इसकी बेताबी और बेचैनी से बिल्कुल बेखबर सो रहा था। धीरे से उसकी एक तरफ दिल की बिंदिया को अपने हाथों से दुरुस्त किया था। लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आई थी। अजीब, शादी की पहली रात है मेरी, मैं अपनी सोई हुई दुल्हन के हुस्न से आंखें सेक रहा हूँ। एकदम से सीधा होकर लेट कर सीने पर हाथ रखे, यानी कि मोहतरमा की कोई खुशी को इंतजार नहीं था। मजे से सो गई, आंखों पर बाजू उल्टा करके रखा, फिर अब नींद इसे अब भी अपनी गोश में समेट चुकी थी। गाल पर कुछ तकलीफ के एहसास से आंख खुली, उफ, धीरे से आंखें खुली और फिर वो एक झटके से उठी थी और अपने बिल्कुल साथ लेटे दानियाल को हैरानी से देखा। जोर से अपने माथे पर हाथ रखा, जल्दी से गर्दन घुमाकर घड़ी की तरफ देखा। 4 बज रहे थे और वो पता नहीं कब आए होंगे। लब दांतों में दबाकर सोचा, एक नजर साथ लेटे दानियाल पर डाली। मोहतरम नाइट ड्रेस में मलबूस, आंखों पर बाजू उठकाए आराम से सो रहे थे। खड़ूस कहीं का, ऐसी भी क्या कर, अगर सो गई थी तो जगा ही लेते। अब दुपट्टा उनके बाजू के नीचे फंसा था, वो इधर से उसके सर पर पिनों से टिका था। एकदम से जो वो नीचे उतरने की कोशिश की, दानियाल के बाजू को झटका लगा और इसकी आंख खुल गई थी। वो बार बार आंखें चमकता हुआ सामने बेड के पास परेशान खड़ी महम को देख रहा था, लेकिन दोनों तरफ खामोश थी। दानियाल की चरम जाने पे जैसे जान पसलियों के दरमियान में आकर लिरजने लगी थी और वो बस देख ही जा रहा था। महम ने दुपट्टा बेड से उठाकर समेटा था, चूड़ियों की खंग ने कमरे की खामोशी को तोड़ा था। तो दानियाल जैसे एकदम से होश में आता, बेड पर उठकर बैठते हुए गले को मखसूस अंदाज में साफ करते हुए आवाज निकाली, बैठो। देर से बारी आवाज में कहा, सोने की वजह से आवाज और भारी हो गई थी। मैं चेंज करना चाह रही थी, बहुत थक गई हूँ, हमने मुदर सी आवाज में कहा। वो वाकई बहुत थक चुकी थी और मेकअप से अब उलझन का शिकार हो रहा उलझन का शिकार कर रहा था मेकअप, और ड्रेसिंग मेज के सामने खड़े होकर वो उलझ कर रह गई थी। कितनी कोई पिंस थी दुपट्टे में, कुछ कमर पर भी थी लगाई हुई थी। इनको कैसे तारों, वो हाँसी सी हो रही थी और इतनी बेदर्दी सी और बेतरतीबी से वो सब कुछ संघार मेज पर रख रही थी। इसको खुद से गुलते देखकर दानियाल के होंठ पर बेसाख्ता मुस्कुराहट बिखर गई थी। एक ही जस्ट में वो बेड से उतरकर नीचे बिल्कुल इसके पीछे खड़ा था। मैं आई मदम से गोशनुमा में आई मदम से सरगोशिन में आवाज महम का दिल धड़का गई थी। एकदम वो साकित खड़ी रुक गई थी। दानियाल अब इसके दुपट्टे की पिंस खोज खोज कर उतारा था। दुपट्टे को पकड़कर कमर पर लगाई गई पिंस को धीरे से पकड़कर खोला था। दुपट्टों के पल्लू लुढ़कते हुए दानियाल के पांव पर गिरे थे और वो कंधे पर लगी पिंस को खो रहा था। माम की रीढ़ की हड्डी में जैसे मीठे रस की सुइयां चुभना शुरू हो गई थी, पलकी गालों पर लड़ने लगी थी। वो दानियाल ने धीरे से इसका रुख अपनी तरफ मोड़ा था। माम ने जोर से आंखें बंद की थी। दानियाल को इसकी इस अंदाज पर हंसी आ गई थी। क्या हुआ, काम क्यों रही हो? दानियाल की सरगोशी बिल्कुल कान के पास हुई थी। उफ, महम को ऐसा लगा भी डह जाएगी। दिल की दुनिया अतल पतल होकर रह गई थी। और भी मदद चाहिए क्या? पेंस से उतर गई। दानियाल की शाद भरी आवाज पर जैसे हथेलियां ही भीग गई थी। नहीं नहीं, लटखड़ाती आवाज में बस इतने ही कहकर वो तेजी से अलमारी की तरफ बढ़ी थी, जबकि दानियाल अपनी हंसी छुपाता होंठ पर उंगली रखे वहीं खड़ा था और वॉशरूम की कुंडी उड़ा के वो एकदम से दरवाजे के साथ टेक लगा खड़ी थी। ये क्या है? सब अपनी गैर होती हुई हालत को खुद ही समझ नहीं आ रही थी। फिर दानियाल की आखिरी फिक्रे को याद करके फिर से हथेली में मूंछ पा लिया था। अचानक नजर सामने सिंगार मेज पर गई तो जैसे दानियाल का सर झुम गया। हर चीज उतार उतार कर यूं फेंक कर गई थी। अपनी सफाई और सलीका पसंदी की फड़कती लग को गोया बामुश्किल जब्त करता वो बेड पर आकर बैठा था। वो सिर्फ डब्बी में से निकले नेकलेस नुमा बारीक चेन को हाथ में डाले देख रहा था जब वो धुले मुंह और सादा सुपने मलबूस बाहर निकली थी। बैठो। दानियाल ने पीछे होते हुए अपने साथ जगह बनाई थी। वो जुजबुज सी होती दोनों लबों को बेंचे बैठ गई थी। ये मुंह दिखाई। दानियाल ने चेन आगे बढ़ाते हुए मध्यम लहजे में कहा, इतना तो पता नहीं, खड़ूस को खुद पहनाते हैं। माम ने कड़कर सोचा, चेन पकड़ ली। इसे रखना है या पहनना है? माम ने मध्यम सी आवाज में कहकर खामोशी को तोड़ा था। तुम्हारी मर्जी। भरपूर नजर माम के दुल्हे साफ दिलकश चेहरे पर डालते हुए कहा। माम ने चेन को गले में डालकर आगे घुमाकर बंद किया। एक बात पूछूं? दानियाल एकदम से करीब हुआ था। जी, वो इसकी इतना करीब आ जाने पर झिम गई थी। फिर इनकार क्यों नहीं किया था? दानियाल ने आंखें सेक कर मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। हिम्मत ही नहीं। घुटी सी मध्यम सी आवाज निकली थी माम की। क्यों? माम के दुपट्टे के पल्लू को हाथ में लेकर जज्बात में बिकती हुई आवाज में कहा, जैसे आपकी नहीं हुई थी। माम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर को किस तरफ नजर उठाकर देखे। अव्वल तो पलकें इतनी भारी हो रही थी कि उठने का नाम नहीं ले रही थी। मुझे तो करना ही नहीं था इनकार। दानियाल ने मोहब्बत से इसके चेहरे का तवाफ करते हुए शाह से कहा।
क्यों? धड़कते दिल के साथ पूछा। कोई लड़की जितनी भी पटाखा क्यों ना हो, ये लम्हा ही ऐसा होता है कि सारी बहादुरी जमीन बोस हो जाती है। सोचा बर्दाश्त कर ही लेता हूँ, दानिया ने शायर से कहा। ऐसी भी कम मजबूरी थी। महम का शर्माना एकदम जैसे खत्म हो गया। दांत पीस कर पूछा, मजबूरी तो बहुत संगीन थी, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। दानिया ने मुस्कुराहट दबाते हुए इसका लाल होता चेहरा देखा था। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ, नाक फुलाकर दांत पीसते हुए कहा। फिर कितनी हो? दानिया ने एकदम से इसके गोद में रखे हाथ को अपने हाथ में लिया था। माम ने एकदम से जोर से आंखें बंद की। लर्जी सी शर्माई हुई गुटी सी आवाज निकल पाई थी, जबकि दानियाल के मजबूत हाथ में इसका नाजुक सा हाथ कांप रहा था। चलो मान लिया दानियाल को इसकी गैर होती हाल पर प्यार आ गया था। ये क्या हुआ है? अचानक महम की गाल पर पड़े निशान पर नजर की तो बेसाख्ता परेशान कर दानियाल ने अपनी हथेली इसकी गाल पर रखी थी। वो दुपट्टा गाल के शायद वो दुपट्टा गाल के नीचे आ गया था। लर्जी सी आवाज में महम ने कहा। दनियाल तो जैसे गाल से हाथ ना भूल चुका था। जान की बात पर वो एकदम से पीछे हुआ था। महम ने अटकी हुई सांस बहाल की थी, जो इसकी शायद पर लम्हा भर को थम सी गई थी। दनियाल तेज से उठकर वॉशरूम की तरफ पड़ गया था, जबकि वो अभी भी बेतरतीब धड़कनों समेत इसी लम्स को महसूस कर रही थी। महम ये तुम चीजें समेटो। दानियाल ने नागवारी से सारे दिन की बिखरी हुई इसकी चीजों की तरफ देखकर कहा, जो सुबह से इसी के अंदाज में ड्रेसिंग मेज पर बिखरी हुई थी। ओ अच्छा, वो जो अभी सोकर उठी थी, परेशान सी हुई पास आई थी और जल्दी से सारा कुछ इतने बुरे तरीके से मेज के दराज में रखने लगी थी। ऐसे कैसे रख रही हो? दानियाल ने अखबार से नजर के इस तरीके पर डाली थी कि क्या मतलब? वो एकदम से जुज्बुज सी होकर रुकी थी। मतलब इनको जरा तरतीब से रखो, वो रबदार आवाज में दानियाल ने कहा था। बाद में रख लूंगी। महम ने देर से लापरवाही के अंदाज में दराज बंद कर दिया था। महम जल्दी करो, पार्लर जाना है। फरवा दराब जाती हुई अंदर आई थी। रहना तो ऐसे ही बहुत प्यारी लग रही है ये। दानियाल ने शायर से कहा। अच्छा, तुम्हें को सिर्फ नहीं देखना, बाकी भी बहुत से लोगों ने देखने हैं। वलीम में आज फरवा ने कहकर लगाया था। महम आ जाओ जल्दी से, मैं इंतजार कर रही हूँ। फरवा तेज से कहती हुई बाहर की तरफ बढ़ी। सुनो, दानियाल ने बैग उठाती महम के करीब आकर शायर से कहा। जी, वो एकदम जम सी गई थी कि अभी तो सुबह वाली शायद पर दिल से ही से काबू नहीं आया था। आज भी प्रिंस उतारनी पड़ेंगी क्या? थोड़ा सा झुका शाह से कहा था। पता नहीं। महम ने जोर से कुत्ते की तरह आंखें बंद की थी। तो फिर ज्यादा लगवाना प्रिंस। दानियाल ने बिग्गी सी आवाज में कान के करीब सरगोशी की थी और महम तेजी से दिल को संभालती हुई बाहर की तरफ भागी थी। जब कब से आता दानियाल का कहकर इसके रबों पर मुस्कुराहट बिखेर रहा था। धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई। रूठे बच्चे की हंसी जैसे फसलाने से फिर खिल गई। कुछ ऐसा ही अपने महसूस दिल को हो रहा था। बरसों के पुराने जख्म पर मरहम लग सा गया था। मरहम लगा सा है। कुछ ऐसा अहम इस लम्हे में है। ये लम्हा कहाँ था मेरा? अब है सामने से छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियां चूम लूं या रो लूं जरा। दानियाल की गिटार पर चलती उंगलियां, इसकी आवाज पूरे मेरी छाल में गूंज रही थी, लेकिन इस उनकी आंखें मोहब्बत से लबरेज बार बार हल्के ग्रे रंग के दिलकश जोड़े में मलबूस महम का तवाफ कर रही थी। महम की इसकी आवाज के जादू में खुशबुदार हैरत लिए घूम बैठी थी। वलीमे की तकरीब पर बार बार दोस्तों के साथ पर उसने अपने शौक को सब पर जाहिर किया था और गाना उसके महम के लिए जज्बात की कासी कर रहा था। महम से पहले इसने कभी भी किसी लड़की के बारे में ऐसा महसूस किया था और इसने कभी कोशिश ही की थी। वो तो किसी लड़की से इश्क करने का कायल ही नहीं था और आज इस लड़की के आगे घुटने टेक चुका था, जो कल रात इसकी जिंदगी में शामिल हुई थी। आपकी बात बहुत अच्छी है। बेड पर इसके सामने बैठी वो मदरसी आवाज में गोया हुई थी। तुम्हारी भी। दानियाल ने धीरे से इसके हाथ को अपने हाथ में लिया था। माहा धीरे से मुस्कुरा दी थी। सारी गलतफहमी एक दिन में ही दिल से धुल गई थी। दानियाल ने इतना भी खड़ूस नहीं था। इसने आंखें उठाकर सामने मोहब्बत से देखकर दानियाल की तरफ देखा था। तुम मेरी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की हो। अम्मा से बहुत मोहब्बत है मुझे, इसके बाद तुम है। वो अपनी बीगी सी आवाज में से बहुत सी बातें बता रहा था और उनके हाथों के साथ खेल रहा था और वो खोई खोई से अपने दिल के बादशाह की बातों को सुन रही थी। ये नाखन कब उतारने हैं? दानियाल ने अपने बालों में माह के फेरते हाथ को आप पकड़ कर आगे किया था। क्यों उतारने? क्यों, मेरे अपने हैं। महा ने मुदर से कहकर लगाकर कहा था। तुम्हारे हैं? दानियाल एकदम उछलकर बैठा था। जी। महा ने हैरत से इसके चेहरे पर फैलती नगवारी को देखा। चुड़ैल हो क्या? खून पीती हो? दानियाल ने खुद पर जब्त करके शार के अंदाज में कहा। अभी तक तो किसी का नहीं पिया, लेकिन आपका पी सकती हूँ। महा ने भी शार से जवाब दिया। काटो इनको। दानियाल ने से कहा। क्यों भाई, मुझे पसंद है। महा ने बच्चों की तरह खफा सी शक्ल बनाकर कहा। इसे अपने हाथ पर नाखून बहुत अच्छे लगते थे। वो इनका बहुत ख्याल भी रखती थी, साफ रखती थी, फाइलिंग करती थी बाकायदगी से। अरे मुझे पसंद नहीं है। दानियाल ने इसके हाथ को खफा सी शक्ल बनाकर एक तरफ किया था। तो आपकी थोड़ी है। महा अभी भी इस बात को मजाक में ही ले रही थी। उसने कभी बासत के